एक महिला अपनी 12 साल की बेटी के साथ थाने जाती है और थाने जाकर पूरी कहानी बताती है। लेकिन पुलिस इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लेती है जितनी गंभीरता से लेनी चाहिए थी। हालांकि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो महिला शिकायत करती है, उस व्यक्ति को थाने बुलाकर बाकायदे डांटा जाता है, फटकार लगाई जाती है और पुलिस कहती है कि दोबारा भविष्य में अगर इस तरह की तुमने गलती की, ऐसी ऐसी गलती की तो तुम्हारे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये बात जैसे ही उस महिला को पता चलती है, वो सुनती है, वो कहती है कि साहब, इतने संगीन जुर्म में आप सिर्फ इसको डांट और फटकार लगा रहे हैं, कुछ इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कीजिए ना। वो महिला बार बार कह रही थी, लेकिन पुलिस उतनी ईमानदारी से, उतनी शिद्दत से काम नहीं कर रही थी। वो महिला अपने बेटी के साथ तो वहां से चली जाती है। वो महिला वहां से जाती तो जरूर है, लेकिन उसके जाने के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होने लगता है। उसके बाद इंडिया का कोई ऐसा अखबार नहीं था, कोई ऐसा पोर्टल चैनल नहीं था, ऐसा कोई टीवी चैनल नहीं था जिसने अपने वेब पोर्टल पर इस कहानी को लिखा ना हो, छापा ना हो। और समाज के जितने लोगों ने भी उस कहानी को पढ़ा और जाना, सभी ने यही कहा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। तो वहीं समाज का एक ऐसा तबका था जो इसके खिलाफ था। वो कह रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, कानून के दायरे में रह करके ही काम करना चाहिए था, कानून की हेल्प लेना चाहिए था। लेकिन एक जो बड़ा तबका होता है वो उस व्यक्ति के पक्ष में होता है। आगे होता क्या है क्या नहीं, ये तो पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिसने भी ये कहानी सुनी, वो लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार, मैं विपिन, स्वागत है आप सभी का डेली खबरें विद विपिन में एक नई सच्ची घटना के साथ। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है कुवैत से। दरअसल कुवैत में एक व्यक्ति होता है जो काम भी करता है और यूट्यूब पे वीडियो भी बनाता है। जैसे ही वो 11 दिसंबर 2024 को अपने यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड करता है, उस वीडियो के अपलोड होने के बाद इंडिया की जितनी भी मीडिया होती है वो अपने अपने हिसाब से खबर बनाती है और पब्लिश करती है। और इसके बाद पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जुट जाती है कि किसी तरह से इस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाए और इससे पूछताछ किया जाए। दरअसल वो व्यक्ति कहानी सुनाता है, कहता है कि 15 साल पहले आंध्र प्रदेश का एक जिला लगता है अन्ना मैया, उसी का एक गांव लगता है कोटमंगम। कोटमंगम पेठा का वो रहने वाला व्यक्ति होता है। 15 साल पहले वो भारत से कुवैत काम करने के लिए जाता है और वहां पैसे कमाता है, और जिस पैसे को कमाता है उस पैसे को अपने परिवार के पास भेजता है, उनके भरण पोषण के लिए भेजता है। अचानक उसकी शादी तय हो जाती है। वो शादी करने के लिए कुवैत से भारत आता है। भारत आकर वो शादी करता है। शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ कुछ समय इंडिया में बिताता है। इसके बाद वो अपने पत्नी को लेकर साथ में कुवैत चला जाता है। दोनों कुवैत में कमाते हैं, खाते हैं, उनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, मस्त रम काम धंधा उनका चल रहा होता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होने के बाद दोनों काम कर रहे होते हैं, पत्नी भी काम करती है और पति भी काम करते हैं। इसके वजह से अपने बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहे थे दोनों। वो दोनों सोचते हैं कि क्यों न इसे हम लोग इंडिया भेज दिया जाए, अपने ससुराल में। तो दोनों अपने में बातचीत करने के बाद अपने बेटी को अपने ससुराल भेज देते हैं। लड़की इंडिया आती है और उसके ससुराल में रहती है। ससुराल वाले अच्छे से उसका देखभाल कर रहे थे, अच्छे से उसकी परवरिश कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद ऐसा होता है कि ससुराल वाले कहते हैं कि ऐसा है, तुम अपने बेटी को ले जाओ, हम इसका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इसके बाद वो व्यक्ति अपने साली से बात करता है जिसका नाम लक्ष्मी होता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी बेटी का देखभाल करो, जो भी आर्थिक मदद होगी, जो भी पैसा होगा, मैं समय समय पर भेजता रहूंगा, तुम्हें कोई घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। साली कहती है कोई बात नहीं, मैं अच्छे से ख्याल रख लूंगी। उसकी बेटी करीब 11 साल के आसपास की हो जाती है तो अपने मौसी के साथ रहने लगती है। मौसी जो उसकी होती है, उसके बेटी की अच्छे से परवरिश भी कर रही थी, देखभाल भी कर रही थी। और जो दोनों माँ बाप कुवैत में काम कर रहे होते हैं, उस समय समय पर अपने बेटी का हाल चाल लेने के लिए फोन भी किया करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है।
लेकिन अचानक ही एक दिन लक्ष्मी का फोन कुवैत जाता है और वो उस व्यक्ति से कहती है कि आप अपने बेटी को कहीं और ले जाओ, हम उसका अब देखभाल नहीं कर पाएंगे। जैसे ये बात उस व्यक्ति के पत्नी को पता चलता है, वो कहती है कि सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया। वो कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इंडिया जाती हूँ, जाके अपने बहन लक्ष्मी से बात करती हूँ, वो मेरी बात को नहीं टालेगी। वो अपनी बहन के पास जाती है और उससे कहती है कि कुछ दिन इसे अपने पास रख लो, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, समझदार हो जाएगी, तो हम लोग इसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। उसने साफ मना कर दिया। उसका जो पति होता है, जिसका नाम होता है वेंकट रमन, उसने भी साफ मना कर दिया। वो कहता है कि आप अपने बेटी को कहीं और ले जाइए, हम इसे अब नहीं रख पाएंगे। इसके बाद जब माँ अपनी 12 साल की बेटी से बातचीत करना चाह रही थी, तो बिल्कुल शांत थी, चुप थी, बिल्कुल खोई खोई रहती थी और घबराई हुई लग रही थी। फिर माँ ने अपने बेटी को सीने से लगाया और उसके बाद उसे घर लेकर जाती है और उसके पसंद का हर एक वो चीज़ बनाती है, उसको खिलाती है, पिलाती है, उसको प्यार करती है, उसको पुचकारती है और उससे बातचीत करती है। कहती है कि तुम इतना उदास तो नहीं थी, अचानक से क्या हो गया, क्या बात है। कहती उसकी माँ कि क्या तुम्हें मौसी के यहाँ से आने का कोई तकलीफ है क्या। बार बार उसके पूछने के बावजूद भी लड़की कुछ नहीं बोलती है, चुप रहती है, बिल्कुल शांत रहती है। लेकिन माँ तो माँ होती है, अपने बेटी को प्यार से, पुचकार से अपने बेटी से पूछती है कि क्या हुआ। तो जब वो बेटी कहानी बताती है, तो सुनने के बाद माँ के होश उड़ जाते हैं, वो दंग हो जाती है, वो हैरान हो जाती है, वो सोचने लगती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल लक्ष्मी का जो ससुर होता है, वो शारीरिक रूप से विकलांग होता है। और एक दिन ऐसा होता है जब 12 साल की वो लड़की सो रही थी, उस दौरान घर में कोई नहीं था और इसका वो विकलांग व्यक्ति फायदा उठाता है और उस 12 साल की लड़की के साथ गंदा काम करता है, उसके साथ रेप करता है। और जब वो लड़की इसका विरोध करती है, तो उस लड़की को डराता है, धमकाता है, कहता है कि अगर तुमने ये बात कभी किसी को बताने की कोशिश की, तो अंजाम इसका बहुत बुरा होगा। लड़की डर जाती है, सहम जाती है और बिल्कुल शांत रहती है। वो पहले की तरह, जिस तरह से घर में खिलखिला कर रहती थी, वो पहले की तरह नहीं रह रही थी। मौसी उस लड़की को देखकर समझ जाती है। वो सोचती है कि शायद इसके साथ लग रहा कुछ न कुछ गलत हुआ है, जो शायद ये बताना नहीं चाह रही है। जब मौसी ने प्यार से पुचकार के उस लड़की से पूछा, तो उस लड़की ने कहानी सुनाई। मौसी जब कहानी सुनती है, तो सुनने के बाद वो सोच में पड़ जाती है। लेकिन बड़ी बात तो तब होती है जब उस लड़की की इज्जत के साथ फिर दोबारा खिलवाड़ होता है, दोबारा उसके साथ ऐसा होता है। तब मौसी सोचती है कि इसे यहाँ से हटाना ही सही होगा, क्योंकि भविष्य में कभी भी इसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। वो अपने पति को ये सारी बातें नहीं बताती है कि आपके पिता ऐसा घिनौना कृत्य कर रहे हैं। वो बस अपने पति को बोलती है कि इसे यहाँ से हटाना सही होगा, जितना जल्दी हो सके इसे हटा दिया जाए। फिर जैसे ही लड़की की माँ इंडिया आती है, उसे सब कुछ पता चल ही जाता है। वो अपने बेटी को लेकर थाने जाती है और थाने जाकर पूरी कहानी बयां करती है। हालांकि पुलिस वाले कहानी सुनते हैं, लेकिन उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था, जितनी गंभीर ये जुर्म था। हालांकि जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई थी, उस व्यक्ति को थाने बुलाया जाता है, उसे डांटा जाता है, फटकार लगाई जाती है और कहा जाता है कि दोबारा भविष्य में तुमने ऐसी घृणा कृत्य करने की कोशिश की, तुम्हारे खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की बातें सुनकर वो महिला कहती है कि इतने संगीन जुर्म को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो उस पर धाराएं बनती, जो अपराध बनता, जो उसकी सजाएं होती, वो नहीं हो रहे थे। पुलिस अपना ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी। वो महिला अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है और वहां से सीधा वो कुवैत पहुंचती है। कुवैत पहुंचकर अपने पति को सारी बातें, सारी कहानी बताती है। जैसे ही पति ये सब बात सुनता है, वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है, आग बबूला हो जाता है। वो सोचता है कि इंडिया जाकर पुलिस की सहायता लूंगा और ऐसे अपराधी को जरूर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। लेकिन फिर वो सोचता है कि जब मेरी पत्नी की बात नहीं सुनी गई, तो शायद मेरी बात न सुनी जाए। वो एक दिन इंडिया का टिकट कटाता है और टिकट कटाने के बाद सीधे इंडिया आ जाता है। इंडिया आने के बाद आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ता है, अन्ना मैया जगह। वो वहां जाता है। वहां जाने के बाद
ओबुल्ला पारी पल्ली एक जगह होती है, वो वहां जाता है। वहां जाने के बाद वो व्यक्ति जिसने उसके बेटी के साथ गंदा कृत्य किया था, रेप किया था, उसका नाम होता है गुट्टा अंजू नेली। वो उसके पास जाता है। वो घर के बाहर सो रहा था। उस व्यक्ति के पास एक लोहे का रॉड होता है। वो उस रॉड को निकालता है और उस रॉड से उस व्यक्ति के ऊपर वार पे वार कर रहा था, और तब तक वार करता है जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक जाती। हालांकि उसे चीखने और चिल्लाने का अवसर ही नहीं मिलता। वो जिस स्थिति में सोया था उसी स्थिति में वो दम तोड़ देता है। 6 और 7 दिसंबर के मध्य रात्रि की ये घटना होती है, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था। जैसे सुबह होती है, लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति घर के बाहर सोया हुआ है उसका ब्लड चारों तरफ ऐसे बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। ये देखकर लोग शोर मचाने लगते हैं। उसके घर के लोगों को इसकी सूचना देते हैं। मौके पर वहां पुलिस भी पहुंच जाती है और तमाम पुलिस के अधिकारी भी पहुंच जाते हैं। पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर गुट्टा अंजू नेली की हत्या हुई कैसे और किसने की है। पुलिस के छानबीन में सिर्फ इतना ही पता चल पाता है कि किसी भारी वस्तु से इसके ऊपर बार बार वार करके इसकी हत्या की गई है। पुलिस इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। हालांकि पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाता है। जो घटना हुई होती है वो 6 से 7 दिसंबर के मध्य रात्रि की हुई होती है, लेकिन 2 से 4 दिन के बाद सोशल मीडिया पर कुवैत से डाला गया एक वीडियो वायरल हो जाता है। तब जो आंध्र प्रदेश की पुलिस होती है वो उस वीडियो को देखकर थोड़ा सक्रिय हो जाती है, और उस वीडियो से पता चलता है कि एक 37 साल का आदमी है जिसके बेटी के साथ रेप हुआ है। उसने इस घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। अब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, लेकिन जो व्यक्ति होता है वो तो कुवैत में बैठा होता है, यानी कि विदेश चला गया होता है। और जो कोई विदेश चला जाता है तो विदेश से लाने के लिए तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा होता है उन प्रक्रियाओं से गुजरने में काफी देर हो जाती है, काफी वक्त लग जाता है। लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत जुटाई और लोगों को बताया कि मेरी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैंने ऐसा काम किया, मेरा कानून पर से भरोसा उठ गया था, इसलिए मैं ये रास्ता अपनाया। साथ ही उसने ये भी कहा कि जब वक्त आएगा तो मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा, सरेंडर कर दूंगा, क्योंकि उसने जो कानून का उल्लंघन जो किया था, अब पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी है। अब देखना यह होगा कि क्या उसे पुलिस गिरफ्तार कर पाएगी या उससे पहले ही वो पुलिस को सरेंडर कर देगा। ये तो अब भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। लेकिन जिसने इस घटनाक्रम के बारे में सुना और जाना, उन सभी लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन वही समाज का एक तबका और था जो इसका विरोध कर रहा था, इसके विरोध में उतर गया था। उन लोगों का कहना था कि उसे इस तरह से कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपको दुखी करना नहीं था, आपको आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। क्योंकि अपनी बेटी को आप चाहे कितने भी कोई खास हो उसके पास न छोड़कर अपने पास रखिए, तभी आपकी बेटी सुरक्षित रह पाएगी और अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एक नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।